गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश कलीम है एंड आई एम वर्किंग एज अ बॉटनी फैकल्टी एट हिंगरू एकेडमी। और आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा बॉटनी का ये पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्स फेचिंग बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नीट लेवल के देखो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के देखो, तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसे पढ़ने में। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर हम कहते किसको है। जैसा कि हम क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं फ्लावर के बारे में कि फ्लावर को ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। फ्लावर को ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कैसे होते हैं। वहां पे हमने फ्लावर की स्टडी की थी, फ्लावर के पार्ट्स की स्टडी की थी। यहाँ उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर के दौरान, फ्लावर के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं और वो किस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। ठीक है, अगर बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल, बेसिकली ये कैसा डिप्लॉइड है, ये थ्रू मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? अपने गैमेट्स। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल इट्स ऑल्सो डिप्लॉइड प्लांट, ये भी थ्रू मियोसिस अपने गैमेट प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि ये मियोसिस हुआ है तो ये गैमेट्स कैसे हो जाएंगे बेटा? हैप्लॉइड हो जाएंगे। गैमेट कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। मियोसिस, देखो पेरेंट कैसे थे? डिप्लॉइड है, उन्होंने मियोसिस के थ्रू गैमेट बनाया तो कैसे हो जाएगा? गैमेट हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये गैमेट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, क्या करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। मेल जो कि एक डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, वो थ्रू मियोसिस अपने गैमेट बनाएंगे जो हैप्लॉइड गैमेट होगा। फीमेल इट्स आल्सो डिप्लॉइड पेरेंट, वो थ्रू मियोसिस अपना गैमेट बनाएंगे और ये दोनों गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। फर्दर ये जाइगोट क्या करेगा बेटा? आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा और फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करके प्लांट बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड में बदला गया, फिर हैप्लॉइड को किस में बदल दिया गया? डिप्लॉइड में बदल दिया गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपसे क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। यहां हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर इज बेसिकली ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? फ्लावर इज ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स को कि आखिर वो पूरा फ्लावर जो आपको दिखाई देता है पेड़ के ऊपर, पूरा फ्लावर जो आपको दिखता है, वो फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है फ्लावर के अंदर। चलिए, ये पूरा जो बेटा आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, इस फ्लावर में ये जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेडिसल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। पेडिसल का मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर। अब समटाइम जैसे आपने रोज में देखा होगा कि रोज कैसा होगा? स्टेम से अटैच्ड है फ्लावर, तो वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पेडिसल कह रहे हैं। तो वैसे फ्लावर जिनके अंदर पेडिसल प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। फ्लावर हैविंग पेडिसल, इसको क्या कहते हैं बेटा? पेडिसिलेट। और जिनमें फ्लावर में पेडिसल नहीं होगी, जैसे कि मलबेरी का प्लांट है, शहतूत, उसके अंदर फ्लावर के अंदर आपको फ्लावर डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ? स्टॉक के, इसके स्टेम के साथ। तो उस तरह के फ्लावर को मींस फ्लावर दैट लैक पेडिसल, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? सेसाइल कहते हैं। ठीक है, वो हमने क्या समझा कि वो स्टॉक जिससे कि फ्लावर अटैच्ड होगा स्टेम के साथ, उसे हम क्या कह रहे हैं? पेडिसल कह रहे हैं। और जिन फ्लावर में पेडिसल होगा उसे हम पेडिसिलेट कहेंगे, जिनमें नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं। क्लियर है? अब आप अगर देखोगे तो ये पेडिसल ऊपर आते वक्त थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ये पेडिसल है, ये पेडिसल आके ऊपर क्या होगा? थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा और ये ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर आके। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं थैलेमस। इसे क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस कह सकते हो इसे आप, या फिर इसे
रेसेप्टेकल भी कहा जाता है और इसे हम टॉरस भी कहते हैं। ठीक है, पेडिसल ऊपर आया, थोड़ा ब्रॉड हो गया, उसे हम क्या कह रहे हैं, थैलेमस कह रहे हैं, रेसेप्टेकल कह रहे हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं, उसे टॉरस कह रहे हैं। क्लियर है? हमने क्या देखा बेटा, दो एक चीज देखी कि फ्लावर किसके साथ अटैच्ड है, पेडिसल के साथ अटैच्ड है स्टेम से। जिनमें पेडिसल होगी उसे पेडिसिलेट कहेंगे, जिनमें नहीं होगी उसे सेसाइल कहेंगे। पेडिसल ऊपर आकर थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम थैलेमस कहते हैं, जिसपे कि फ्लावर के डिफरेंट अपेंडेजेस लगेंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं, थैलेमस कह रहे हैं, या रेसेप्टेकल कह रहे हैं, या फिर टॉरस कह रहे हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्लावर के जो टोटल पार्ट है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्लावर के जो टोटल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट का मतलब क्या होता है? एसेसरी पार्ट मतलब होता है वो पार्ट जो असिस्ट करता हो, वो पार्ट जो हेल्प करता हो। तो एसेसरी पार्ट में दो पार्ट आ जाएंगे। एसेसरी पार्ट के अंदर दो पार्ट्स आ जाएंगे, एक है जिसे बोलते हैं कैलिक्स, और दूसरा है कोरोला। एक है कैलिक्स और दूसरा है बेटा कोरोला। क्लियर है? एसेसरी पार्ट का मतलब हो गया वो पार्ट जो असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां पे आ जाएगा कैलिक्स, और दूसरा पार्ट आ जाएगा कोरोला। कैलिक्स की अगर हम सिंगल यूनिट को देखें तो कैलिक्स की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट इज नोन एज सेपल। ठीक है, अब समझो, फ्लावर खिला नहीं है, ऊपर कली के ऊपर जो वो ग्रीन कलर की कवरिंग है दैट इज सेपल। फ्लावर खिल गया, सेपल नीचे आ गए। पहले प्रोटेक्टिव थे, अब सपोर्टिव हो गए फ्लावर के नीचे, क्योंकि आपने देखा होगा रोज में कि अगर आप नीचे वो ग्रीन स्ट्रक्चर को कट कर दोगे तो पेटल सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, बिखर जाते हैं। तो ये काम क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और क्या काम दे रहा है, सपोर्टिव। ठीक है, तो ये ग्रीन प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव पार्ट। ठीक है, ग्रीन प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव पार्ट ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का पार्ट, इसे सेपल कहते हो या फिर कैलिक्स कहते हो। क्लियर है? अब आ जाओ कोरोला की बात करते हैं। कोरोला की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग? कोरोला की बेटा सिंगल यूनिट को कहते हैं पेटल। ठीक है, फ्लावर की जो पहचान है ना वो किसकी वजह से है, पेटल की वजह से। रोज के पेटल रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, देन आपको येलो कलर के हो सकते हैं। तो फ्लावर की जो पहचान है वो किसकी वजह से है, उसके पेटल की वजह से। ठीक है, तो फ्लावर की पहचान मैंने बोला पेटल की वजह से है, तो पेटल का काम क्या हो जाएगा बेटा, पहला काम एक तो प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, अंदर में ये दोनों नेसेसरी स्ट्रक्चर है, एंडोशियम और गैनोशियम, ये दोनों अंदर हैं तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना। दूसरा काम क्या है, अब देखो फ्लावर को अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को जरूरत होती है इंसेक्ट्स की। किसकी जरूरत होती है, इंसेक्ट्स की जरूरत होती है। तो फ्लावर का ये जो पेटल है ना, ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है कि वो पॉलिनेशन को कैरी ऑन करा सके। ठीक है, तो ये किस लिए जरूरी है, प्रोटेक्शन है, और किस लिए जरूरी है, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है बेटा? कोरोला कैसा पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है। कैसा पार्ट है, कलरफुल पार्ट। ठीक है, कलरफुल पार्ट है, इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल कहते हैं। प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्ट करेगा किसको, एंडोशियम गैनोशियम को, जो एसेसरी नहीं नेसेसरी पार्ट्स हैं, सॉरी नेसेसरी पार्ट्स हैं, और ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। क्लियर है? तो हमने दो पार्ट देखे फ्लावर के, दोनों एसेसरी पार्ट हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स ग्रीन कलर की यूनिट है फ्लावर की, और कोरोला कैसी है बेटा, कलरफुल यूनिट है। इसकी सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं, प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है। इसकी सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, और ये प्रोटेक्टिव है और साथ ही साथ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के। अब बढ़ते हैं नेसेसरी स्ट्रक्चर्स की तरफ, जो दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला नेसेसरी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नेसेसरी स्ट्रक्चर इज एंड्रोएशियम। क्लियर है? पहला नेसेसरी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, एंड्रोएशियम है। एंड्रोएशियम
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसकी सिंगल यूनिट को सिंगल यूनिट, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, अब स्टेमेन के दो पार्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्टेमेन के कितने पार्ट, दो पार्ट। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एंथर। और ये जो स्टॉक ग्रीन करके दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर के स्टेमेन के कितने पार्ट, दो पार्ट। पहला पार्ट हो जाएगा स्टेमेन के दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज एंथर और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, फिलामेंट। क्लियर है, बोलो। ठीक है, तीन पार्ट पढ़ लिया हमने, कौन कौन सा, कैलिक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा और एंडोशियम पढ़ लिया। कैलिक्स पढ़ा, कैलिक्स कैसा पार्ट है बेटा, ग्रीन पार्ट है। कैलिक्स कैसा पार्ट है, ग्रीन है। यूनिट कैसी है उसकी, सेपल कहलाती है। प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है। कोरोला पढ़ा, कैसा है बेटा, कलरफुल पार्ट है। मोस्टली कलरफुल होता है, व्हाइट भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली कैसा होता है, कलरफुल पार्ट होता है। और काम क्या इसका, प्रोटेक्टिव है क्योंकि ये इसको एसेसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ क्या काम है इसका, ये अट्रैक्ट करेगा पॉलन ग्रेन के लिए, सॉरी अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। वही एंडोशियम की बात करें, मेल यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर है। अब वही बात करें अगर इस स्ट्रक्चर की, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, इसके तीन पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहला पार्ट दिख रहा होगा बेटा पहला पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा स्टिग्मा। क्लियर है, पहला पार्ट क्या दिख रहा है, स्टिग्मा दिखाई दे रहा होगा। स्टिग्मा सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आता है ना तो उसको रिसीव करने का काम होता है स्टिग्मा का। क्लियर है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा बेटा स्टाइल। स्टाइल बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है ओवरी से। और तीसरा स्वेलन बेसल पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। यहाँ पे ही जो टोटल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो यहाँ पे चलता है ओवरी के अंदर। क्लियर है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, एंडोशियम, हमने सेकेंड यूनिट जो पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी बेटा, नेसेसरी यूनिट में सेकेंड यूनिट पढ़ी है, सेकेंड यूनिट पढ़ी हमने गाइनोशियम। गाइनोशियम किसको कह रहे हैं, गाइनोशियम कह रहे हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को, इसके सिंगल यूनिट को कार्पेल कहते हैं। और कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, कार्पेल के तीन पार्ट्स। ऊपर का जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया दैट इज नोन एज स्टिग्मा, उसके बाद होता है बेटा स्टाइल और सबसे लास्ट में होती है ओवरी। क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो ये फ्लावर का जो स्ट्रक्चर, बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग मॉर्फोलॉजी में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा, यहाँ पे से रिवीजन हो जाएगा इस चीज से। सिर्फ हमें आगे पढ़ना है, बेसिकली हम इस चैप्टर में प्रोसेस पढ़ने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये पार्ट हम मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चार पार्ट्स हो गए, चारों पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये जो दोनों एसेसरी पार्ट है वो बेसिकली इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी ऑन करते हैं। इनका काम सिर्फ असिस्ट करने का है, हेल्प करने का है। तो हम सबसे पहले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, देखो अब सबसे पहला प्रोसेस क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। जो हमने एंथर के बारे में स्टडी की, एंथर की स्टडी कर लेते हैं, या स्टेमेन कह सकते हो, स्टेमेन की स्टडी कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे माइक्रोस्पोरेंजियम की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन की स्टडी करेंगे। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो इसके अंदर प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर बनने का, उसकी स्टडी करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, स्टेमेन क्या है, स्टेमेन यूनिट है किसकी, एंडोशियम की। ठीक है, किसकी यूनिट है बेटा, एंडोशियम की यूनिट है। इसके मैंने दो पार्ट बताए, टू पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से हैं, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है बेटा एंथर,
और दूसरा पार्ट है फिलामेंट। पहला पार्ट है एंथर, दूसरा पार्ट है फिलामेंट, जो आपको यहाँ डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ आप देखें इस डायग्राम के अंदर, अगर यहाँ आप देखें तो दिस इज एंथर, ये क्या है, एंथर है, ऊपर का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है बेटा, ये नीचे वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली अ फिलामेंट। क्लियर है? सो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस एंथर को अगर हम कट करें, इसका टीएस ले, एंथर को कट करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा जो यहां स्क्रीन पे आपके दिखाई देगा। इसके 4 लोब्स आपको दिखाई देंगे अंदर की तरफ, सॉरी 2 लोब्स दिखाई देंगे बाहर से इस तरीके से, और जब आप इसका टीएस कट करेंगे तो इसके अंदर 4 आपको चैम्बर्स दिखाई देंगे, 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। बाहर से समझना, बाहर से एंथर कैसा दिखेगा बेटा, बाइलोब दिखेगा, 2 लोब वाला एंथर। ठीक है, अगर आप इसका टीएस लोगे तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। उन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, समझ रहे हो? बाहर से कैसा दिख रहा है, ये बाइलोब दिख रहा है, 2 लोब वाला। अंदर जाओगे, टीएस कट करोगे तो अंदर इसके 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। हमने बेटा प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि जब प्लांट हेट्रोस्पोरस होते हैं तो वो 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं। याद कीजिए, जब प्लांट हेट्रोस्पोरस होते हैं तो वो 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और वो जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स बनते हैं उनको स्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि माइक्रोस्पोर है पॉलन, छोटे स्पोर्स है, मेल स्पोर यूजुअली कैसे होते हैं, छोटे स्पोर्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा आपको, बाहर से स्ट्रक्चर देखोगे एंथर का तो वो बाइलोब 2 लोब वाला दिखाई देगा, अंदर उसके 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, अब एंथर कैसा हो गया बेटा, बाइलोब्ड, और हमने 4 चैम्बर्स का है तो कैसा हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया। कैसा हो गया, टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट। अब अगर एक लोब की बात की जाए तो उसके अंदर 2 चैम्बर्स हैं, तो कहते हैं डाइथीकस, 2 थीका वाला। ठीक है, तो एंथर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पे आए तो हम क्या लिखेंगे एंथर के बारे में, दैट एंथर इज, अगर एंथर की बात कर रहे हैं, सॉरी अगर एंथर की बात कर रहे हैं, देखो एंथर की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखने पे आए तो एंथर के बारे में हम क्या लिखेंगे, दैट एंथर इज, पहला पॉइंट, इट इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का क्या मतलब हो गया, हैविंग 2 lobes। ठीक है, डाइथीकस, डाइथीकस means each lobe have 2 thecas। क्लियर है? और कैसा होगा बेटा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया, टेट्रा मतलब होता है बेटा 4, स्पोरेंजिया कह रहे हैं कि इसको स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हो, तो 4 स्पोरेंजिया वाला। ठीक है, और इसका शेप कैसा है, टेट्रागोनल है। ठीक है, समझो फिर से, एंथर को क्या कहा गया, बाइलोब्ड, क्या कहा गया, डाइथीकस, क्या कहा गया, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या कहा गया, टेट्रागोनल। बाइलोब्ड 2 लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइथीकस ईच लोब की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 2 थीकास हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट 4 चैम्बर्स वाले, और टेट्रागोनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंथर को एक्सप्लेन करती हुई लाइंस हैं आपके सामने। वही मैं फिलामेंट की अगर बात करूं तो फिलामेंट्स क्या होते हैं, फिलामेंट्स बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, that connect anther to thalamus। ठीक है, तो एंथर की बात हमने कर ली और किसकी बात कर ली,
फिलामेंट की बात कर ली। एंथर के बारे में हमने क्या कहा, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए, उन पॉइंट को एक बार फिर से दिमाग में रिपीट करते हैं। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब वाले, डाइथिकस ईच लोब के अंदर 2 थीका है, टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब बेटा 4 स्पोरेंजिया, और इसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों कहा था, इस पे भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, माइक्रोस्पोज होते हैं, और वो जिस स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिया वाला, और टेट्रागोनल मतलब वो शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये बात होगी किसकी, ये बात होगी बेटा स्टेमन की, ये बात हो गई एंथर की। अब जरा एंथर की तरफ और बढ़ें और एंथर वॉल को देखें अगर, या देखो एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे मैंने ले रखी है, टिपिकल एंजियोस्पर्म, A typical angiosperm anther is bilobed, 2 लोब वाला है। each lobe याद रखिएगा, each lobe having 2 theca that is dithecus, each lobe having 2 theca that is dithecus, often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissue in there. Okay, so bilobe nature of the anther is very distinct. In the transverse section of the anther there is the anther is 4 sided, ये टेट्रागोनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने जैसा आपको बताया, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। डाइथिकस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाइए हम एंथर वॉल की बात करते हैं। एंथर की जो वॉल है वो कितने लेयर्स की बनी हुई है, तो बेटा एंथर वॉल कितने लेयर की है, 4 लेयर की बनी हुई है। एंथर वॉल कितने लेयर की है, 4 लेयर। ये वॉल बनाने का काम कौन करते हैं, 4 लेयर है, फॉर्म्ड बाय पेराइटल सेल्स। कौन बनाता है, पेराइटल सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब 4 लेयर कौन कौन सी है, पहली लेयर है जिसको कहते हो आप एपिडर्मिस। एपी मतलब होती है बाहर, डर्मा मतलब स्किन, तो एपिडर्मिस कौन सी लेयर हो गई बेटा, एंथर वॉल की सबसे बाहर की लेयर हो गई। एपी का मतलब होता है अबव, इट मींस अबव। डर्मिस वर्ड यूज किया गया है स्किन के लिए या कवरिंग के लिए। तो ये एपिडर्मिस कौन सी लेयर हो गई, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट, एक लेयर शायद इसमें दिखाई दे रही है, फिर हम लोग उसको मेंशन कर लेंगे, पीपीटी पे दिखने रही है। सो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव यूनिट है। एंडोथीसियम की बात करें तो ये सेकंड लेयर है, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर है। क्लियर है, एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है। और ये कैसी होती है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब इट हैज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। क्लियर है, तो ये किस चीज में हेल्प करेगा बेटा एंडोथीसियम, इट हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर डेहिसेंस में हेल्प करती है। क्लियर है, समझो एपिडर्मिस बाहर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर है तो कैसी होगी, प्रोटेक्टिव होगी। उसके अंदर एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम किसकी बनी हुई है, ये कैसी लेयर है, ये आपको हाइग्रोस्कोपिक है, इसमें अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर देते हैं इसको, और ये क्या करती है, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। क्लियर है, टैपेटम को छोड़ के 4 लेयर है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर है इसके बाद, और एक लेयर है टैपेटम। तो टैपेटम को छोड़कर बाकी ये 3 लेयर्स जो है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि बाकी की ये तीनों लेयर्स क्या करती है, प्रोटेक्शन देती हैं और डेहिसेंस में हेल्प करती हैं, एंथर डेहिसेंस में हेल्प करती है। क्लियर है, सो एंडोथीसियम हो गई। इसके बाद की जो लेयर है उसका नाम है थर्ड लेयर, उसे कहते हैं मिडिल लेयर। तीसरी लेयर है बेटा जिसको बोल रहे हैं मिडिल लेयर।
मिडिल लेयर का काम क्या है? इट इज 3 to 4 लेयर्ड होती है, 3 से 4 लेयर। और इसका काम क्या है बेटा? ये इट स्टोर एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। क्लियर है? देखो ये डिजेनरेट हो जाएगी, इट डिजेनरेट एज द एंथर मैच्योर्स। जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा वैसे वैसे क्या होगी? ये डिजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर हो गई, एंडोथेसियम उसके अंदर है। कैसी लेयर है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर अब्सॉर्ब करती है, डेसेंस में हेल्प करती है। मिडिल लेयर ये 3 से 4 लेयर थिक होती है और इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट को, जो न्यूट्रिएंट है उसको स्टोर करके रखना, प्रोवाइड करना ग्रोइंग सेल्स को। और जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा ये क्या होगा? धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो जाएगी। तो आउटर 3 लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों लेयर्स क्या करती हैं? प्रोटेक्शन में और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। सवाल आ चुका है ये, इसलिए दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। ऑल 3 लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज द टैपेटम। ठीक है, टैपेटम के बारे में आप पढ़ते आए होंगे शायद। टैपेटम को क्या कहते हैं बेटा? ये कौन सी लेयर है? ये प्रोटेक्टिव, सॉरी, ये कौन सी लेयर है? न्यूट्रेटिव है। कौन सी है? देखो ये कौन सी लेयर है? न्यूट्रेटिव, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टैपेटम। और क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेन क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्पोरोपोलेन बेसिकली पोलन ग्रेन के बाहर की जो कवरिंग है ना, एक्साइन, तो एक्साइन को बनाने वाला केमिकल है स्पोरोपोलेन। तो वो भी कौन बना रहा है? टैपेटम बना रहा है। और क्या करता है? इट रिलीजेस एंजाइम, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है कैलेज। ठीक है, ये एंथर के जो ये सॉरी पोलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं पोलन टेट्राड, तो उनके बीच में कैलोज वॉल होती है, उसको डिजेनरेट करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, कैलेज रिलीज करती है। तो ये टैपेटम का मेन रोल है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। क्लियर है? तो देखो हमने क्या पढ़ लिया? ये एंथर वॉल के बारे में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, बहुत सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो आपको बताया अभी कि एंथर की तीनों लेयर्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटेक्शन में और डेसेंस में हेल्प करती हैं। नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो टैपेटम है, टैपेटम के ऊपर आपको नीट में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैपेटम वाला जो। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने एंथर के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फ्लावर के 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गैनोशियम। हमने पढ़ा कैलिक्स के सिंगल यूनिट को सेपल कहते हैं। हमने पढ़ा कोरोला के सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं। और ये दोनों कैसे यूनिट्स हैं? एसेसरी यूनिट्स हैं। कैलिक्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो बाहर की यूनिट है और प्रोटेक्शन देती है, सपोर्टिव है। दूसरा हमने पढ़ा कोरोला के बारे में कि उसके सिंगल यूनिट को पेटल कहते हैं, वो बेसिकली अट्रैक्ट करता है क्योंकि कलरफुल होता है, उसके पास नेक्ट है, एसेंस है, काफी सारा खुशबू होती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन के लिए। फिर हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, इसको हम एंडोशियम कहते हैं। एंडोशियम की सिंगल यूनिट को स्टेमेन कहते हैं और स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिर हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम गैनोशियम कहते हैं। गैनोशियम के सिंगल यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं। उसके 3 यूनिट्स होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा स्टेमेन के बारे में, स्टेमेन को डिटेल से पढ़ा। हमने एंथर का टीएस कट करके उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में और एंथर के बारे में पढ़ा कि एंथर कैसा है बेटा? बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, टेट्रागोनल है। बाइलोब मतलब 2 लोब वाला, डाइथिकस हर लोब के अंदर 2 थीका, टेट्रास्पोरेंजिया टोटल 4 स्पोरेंजिया और टेट्रागोनल वो शेप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने एंथर वॉल पढ़ी। एंथर वॉल के बारे में पढ़ा कि एंथर जो है वो 4 वॉल का बना हुआ है, एपिडर्मिस का है, एंडोथीसियम का है, मिडिल लेयर का है और सबसे लास्ट में टैपेटम है। टैपेटम सबसे अंदर है, न्यूट्रेटिव। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का बना हुआ है, अगर हम इसको गौर से देख ले, देखो बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, बाहर जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है बेटा? एपिडर्मिस की है। ये बाहर एपिडर्मल लेयर है।
इसके अंदर अगर आओगे तो देखो एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर है, एंडोथीसियम है। ये किस चीज में हेल्प करती है, रिपीट करते हैं, एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। एंडोथीसियम क्या करता है बेटा, ये अल्फा सेलुलर बैंड होते हैं इसके अंदर, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है और ये क्या करता है, एंथर के डेसेंस में हेल्प करता है। मिडिल लेयर की बात की जाए 2 से 3 लेयर थिक है, देखिए 2 से 3 लेयर थिक है। ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मतलब बनाना नहीं, स्टोर कर रहा है और ये आपको डिजेनेट हो जाएगा जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेगा। टैपेटम में बेटा अंदर की लेयर है, ये न्यूट्रिटिव है, ये स्पोरोपोलिन जनरेट करती है, ये कैलेज एंजाइम जनरेट करती है। और इसके अंदर टैपेटम के अंदर के कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मतलब हो गया ऐसी सेल्स जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। क्लियर है। अब एक बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्लांट के अंदर मेल और फीमेल 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अपने गैमेट बनाएंगे। प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो आगे चल के अपने स्पोर्स बनाएंगे और फिर उनको हम गैमेट में कन्वर्ट करेंगे। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे मेगास्पोर मदर सेल्स हैं जो अपने गैमेट बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं और आगे चल के उनको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, गैमेट के अंदर। तो अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा कि ईच माइक्रोस्पोर इज कैपेबल और पोटेंट पॉलन। तमाम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है, वो पोटेंट पॉलन है, मतलब वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, पॉलन में कन्वर्ट हो सकती है। वहीं अगर हम मेगास्पोर की बात करें, मेगास्पोर मदर सेल्स की, तो सभी मेगास्पोर मदर सेल्स नहीं कन्वर्ट हो सकती हैं किसके अंदर, अपने गैमेटोफाइट के अंदर या अपने गैमेट बनाने वाले स्ट्रक्चर के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलन ग्रेन जब भी रिलीज होते हैं तो वो लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं, क्योंकि उनको ट्रैवल करना है, मेल गैमेटोफाइट को ट्रैवल करना होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे या एक फ्लावर से मिनिमम दूसरे फ्लावर पे या फ्लावर के अंदर ही ट्रैवल करना किसकी जिम्मेदारी है, मेल गैमेटोफाइट की। तो उन्हें लार्ज नंबर में रिलीज होना पड़ेगा। वहीं अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो फीमेल गैमेटोफाइट के पास जिम्मेदारी है आगे के तमाम प्रोसेस के लिए फूड मुहैया कराने की, फूड स्टोर करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने की। तो इसीलिए तमाम मेगास्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट नहीं होती मेगास्पोर्स में, कोई एक मेगास्पोर मदर सेल्स कन्वर्ट इनटू मेगास्पोर। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तो ऑल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बारे में कहा जाता है दिस ऑल आर पोटेंट पॉलन, सब के सब क्या है, पॉलन बना सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और देखते हैं जिसे कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलिए व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा? माइक्रो मींस छोटा, माइक्रो मींस स्मॉल, ये हम लोग कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। माइक्रो मींस स्मॉल, स्पोरोजेनेसिस मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग। स्पोर प्रोडक्शन हमने क्या पढ़ा था, एंजियोस्पर्म्स कैसे बेटा, हेटेरोस्पोरस है। और हेटेरोस्पोरस हम क्या जानते हैं कि जो छोटे वाले स्पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेल स्पोर्स, जो बड़े वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फीमेल स्पोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे छोटे वाले स्पोर्स या मेल स्पोर्स के बनने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये हैप्लॉइड होंगे फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये कैसे होंगी, डिप्लॉइड होंगी थ्रू मियोसिस, is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करें। फिर से समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थ्रू मियोसिस। 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। 3 कीवर्ड्स कौन कौन से, देखो बोर्ड में लिखोगे तो कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, ये एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, फ्रॉम
माइक्रोस्पोर मदर सेल, कैसा स्ट्रक्चर बेटा, डिप्लॉयड, और किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया बेटा, हमने एक सेल को, ये एक सिंगल सेल्ड है, सॉरी ये मान लीजिए एक सिंगल सेल्ड है, इसको हमने क्या किया बेटा, हमने इसको सॉरी हमने इसको 4 सेल्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको हम बोल रहे हैं पोलन टेट्राड। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इसे, पोलन टेट्राड। यहाँ एक बच्चा बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट एक बात है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये एमएमसी है, या इसको आप पीएमसी भी कह सकते हो। ये क्या है, एमएमसी है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, पीएमसी भी कहा जाता है, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कैसी होगी, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कैसा होगा बेटा, 2n होगा। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने मियोसिस कर रखी है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार। ठीक है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन, तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें 4 सेल्स मिल जाएंगी। ये जो 4 सेल्स हैं, यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं और क्या लिख देते हैं कि 4 में से एक सेल ही फंक्शनल रहती है, 3 डीजेनरेट हो जाती है। बेटा ये गलती नहीं करना है। ठीक है, 4 में से चारों की चारों क्या होगी, इस केस में चारों की चारों क्या रहेगी बेटा, फंक्शनल रहेगी। ये 4 सेल्स हैं, चारों की चारों क्या रहेंगी, फंक्शनल रहेंगी। इनको हम बोलते हैं पोलन टेट्राड। इनको क्या बोलते हैं, पोलन टेट्राड। ऑल की ऑल कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, समझना। इन केस ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मेल माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में ये चारों सेल कैसे रहेंगे, फंक्शनल रहेंगे। फीमेल वाले केस में क्या हो जाता है बेटा, 3 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं, एक सेल फंक्शनल रहती है। तो इसका कंफ्यूजन बच्चों के मन में यहाँ पे भी होता है, 3 में से एक को सिर्फ वो फंक्शनल मानते हैं, 3 को डिजेनरेट मान लेते हैं। यहाँ पे चारों की चारों फंक्शनल होंगी और चारों अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एमएमसी में मियोसिस की, मियोसिस से हमें क्या मिल गया, 4 सेल्स मिल गए, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन टेट्राड कह रहे हैं। क्लियर है, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या कहा बेटा, हमने इनको बोला है पोलन टेट्राड, या फिर इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, इनको हमने क्या कहा, अब याद रखिएगा ये गैमेट्स नहीं है, दीज आर गैमेटोफाइट। ये गैमेट बनाएंगे आगे, ये गैमेटोफाइट कहला रहे हैं। गैमेटोफाइट ऑलवेज कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ये याद रखना है आपको। टेट्राड क्यों कहा है, क्योंकि साथ में चारों एक साथ चिपके हुए हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे तो इनमें गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इनको क्या कहा, पोलन टेट्राड या फिर माइक्रोस्पोर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो वर्ड यूज किया जा रहा है छोटे के लिए, छोटा गैमेट, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे बेटा, कि हमारे पास एक पोलन है, हमारे पास एक पोलन है, इस पोलन को हमें गैमेट में तब्दील करना है, और उसी गैमेट में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। हम उसे क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब देखना यहाँ पे एक चीज, इसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है, देखो तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन किस टर्म में, कि यहाँ 2 सेल्स बनती हैं, एक सेल जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल जिसे बोलते हैं जेनेटिव सेल। एक सेल जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल, वो यहां भी दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सेल जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल है जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। अब जरा जोर डालिए दिमाग पे, ये कैसा था, हैप्लॉइड था, और मैंने कहा कि यहां पे क्या होगा बेटा, यहां माइटोसिस हो रही है, तो ये भी कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव सेल कैसी हो जाएगी बेटा, क्योंकि माइटोसिस अगर होगी तो
इसका प्लॉइडी नहीं चेंज होती, ये भी एन है अगर तो ये भी कैसे रह जाएगा, ये भी एन हो जाएगा और जेनेटिव सेल भी कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या था, ये पॉलन है और ये क्या हो गया, ये आपको फंक्शनल पॉलन है। इसके अंदर क्या सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स है और जेनेटिव सेल्स है। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं उनमें से 60% प्लांट के अंदर ये जो पॉलन है वो शेड होता है बेटा 2 सेल स्टेज पे। ध्यान से सुनना, जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर उनमें से 60% प्लांट में ये पॉलन शेड होता है 2 सेल स्टेज में। वो जो 2 सेल है वो कौन सी है, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। ठीक है, उसके बाद पॉलन शेड हो गया, पॉलन ट्रेवल करके दैट इज थ्रू द पॉलिनेशन पहुंचता है कहां पे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे बेटा आगे एक प्रोसीजर होता है, जैसे हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। उस इंट्रैक्शन के सक्सेसफुल होने के बाद किसी एक पॉलन को पॉलन ट्यूब बनाने की इजाजत मिलती है। तो जब वो पॉलन ट्यूब बन रहा होगा तो सेकेंड माइटोसिस इस वाले सेल की होगी, जेनेटिव सेल की, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमेट में, मेल गैमेट के अंदर। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से सुनना। 60% प्लांट में पॉलन शेड होता है 2 सेल स्टेज में। वो 2 सेल्स कौन कौन सी हो गई, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। पॉलन शेड हो गया, पॉलिनेशन हो गया, स्टिग्मा पे पहुंच गया, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन हो गया। इंट्रैक्शन के बाद पॉलन ट्यूब जब बनने लगेगा और पॉलन ट्यूब बन के जब नीचे के ट्रेवल करने लगेगा तो ये जो जेनेटिव सेल है इसमें सेकेंड माइटोसिस होगी। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 मेल गैमेट में। तो अगर आपसे सवाल आए कि मेल गैमेट बदलने के लिए कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो 2 की। पहला माइटोसिस बिफोर शेडिंग, दूसरा माइटोसिस कहां हो रहा है, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मैं 60% प्लांट की बात कर रहा हूं। अब बाकी के बचे जो 40 प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें बिफोर शेडिंग प्लांट किसमें पॉलन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में। मतलब उनकी दोनों माइटोसिस कहां हो जाएगी, बिफोर पॉलन शेडिंग। समझ में आ गया। 60% प्लांट में पॉलन शेड हो रहा है 2 सेल स्टेज में, वहां 2 सेल्स कौन कौन सी, वेजिटेटिव और जेनेटिव। 40% में पॉलन शेड होगा 3 सेल स्टेज में, वहां पे कौन कौन से सेल्स होंगी, वेजिटेटिव और ये जेनेटिव सेल में दूसरा माइटोसिस बिफोर शेडिंग हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, मेल गैमेट में। वहीं जो हमने 60% पॉलन की बात की थी वो ट्रेवल करके पहुंचते हैं कहां पे, स्टिग्मा पे। वहां पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद जब वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे उस दौरान ये जेनेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेल गैमेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं जरा कि ये पॉलन है। हमने क्या लिखा था यहाँ पे बेटा कि 60% प्लांट के अंदर 60% प्लांट में फर्स्ट माइटोसिस बिफोर शेडिंग होती है, पॉलन डिस्चार्ज। यहां बचे हुए हम 40% पॉलन की बात करें, 40% प्लांट की, 40% प्लांट में भी फर्स्ट माइटोसिस की वजह से 2 सेल्स बनेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा 100% प्लांट में पहली माइटोसिस बिफोर शेडिंग हो जाती है। तो ये 2 सेल में बदल गई, एक छोटी सेल्स बनी जिसको जेनेटिव सेल कहते हो, एक बड़ी सेल्स बनी इसको बोलते हो वेजिटेटिव सेल। ये एक बड़ी सेल्स बनी जिसको क्या बोल रहे हो, वेजिटेटिव सेल कह रहे हो, और एक छोटी सेल्स बनी जिसको क्या कहते हो, जेनेटिव सेल कहते हो। यहां भी वही हालत होगी, 2 सेल्स में तब्दील हो गए, ये एक वेजिटेटिव और दूसरा जेनेटिव। दूसरा बेटा जेनेटिव। अब जो ये 60% प्लांट हैं इनका ये पॉलन रिलीज हो जाएगा, ये पॉलिनेशन करेगा और पॉलिनेशन करके पहुंचेगा कहां पे, स्टिग्मा पे। तो इनकी जो सेकेंड माइटोसिस है बेटा, वो सेकेंड माइटोसिस कहां पे हो रही है, सेकेंड माइटोसिस ये कहां हो रही है, बिफोर या कह सकते हो ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन जिसकी वजह से ये 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो 3 सेल्स कौन कौन सी होंगी, एक तो इनकी वेजिटेटिव सेल होगी, दिस इज द वेजिटेटिव सेल,
और अब ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों, दीज आर टू मेल गैमेट्स। वहीं अगर हम इनकी बात करें 40% प्लांट की, तो इनके केस में सेकेंड माइटोसिस बिफोर pollen discharge, बिफोर pollen discharge। तो यहाँ पे बेटा पहले ही ये 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो तीनों सेल हमने आपको बता दिया, वो वेजिटेटिव है और 2 जनरेटिव है। क्लियर है? क्योंकि माइटोसिस हो रही है बेटा, तो याद रखना ये अगर N है तो ये सारी सेल्स जो बन रही हैं, वेजिटेटिव सेल ये भी N हो जाएंगी, जनरेटिव सेल ये भी N होंगी, और अगेन माइटोसिस हुआ है तो ये तो वेजिटेटिव है, सिर्फ जनरेटिव में माइटोसिस हुआ है तो ये दोनों मेल गैमेट भी क्या हो जाएंगे बेटा, हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉलन ग्रेन को, सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को गैमेट में कन्वर्ट होने के लिए एक मियोसिस और 2 माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पॉलन ग्रेन में बदलने के लिए या मेल गैमेट में बदलने के लिए एक मियोसिस की जरूरत पड़ती है, जिससे वो 4 पॉलन बनाएगा, और फिर हर पॉलन को 2 माइटोसिस करनी पड़ती है ताकि वो गैमेट में तब्दील हो सके। ठीक है, तो आज हमने बेटा जो ये मेल स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया। ठीक है, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप